Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter non-profit organization या हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं NPO. NPO या NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? अगर इनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना तो इनका मेन मोटिव क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना. नॉर्मली हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लेके चलते हैं कि कोई टेम्पल है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो प्रॉफिट नहीं अर्न करते लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं करते, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना रखते हैं, प्रॉफिट अर्न करना नहीं रखते. अब एनपीओ बनाया क्यों जाता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है. एनपीओ बनाया जाता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जांपल अब स्कूल है, अगर कुछ लोगों ने किसी ट्रस्ट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ पर्सन्स ने मिलके एनपीओ में वो स्कूल बनाया हुआ है. अब उनका मेन मोटिव है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए. उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल लेके चलते हैं या किसी सोसाइटीज़ के स्कूल लेके चलते हैं. ऐसे ही कोई हॉस्पिटल है, अब एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल है और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो गवर्नमेंट रन करती है, लेकिन कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, कुछ लोग मिलके हॉस्पिटल्स बनाते हैं जिनका मेन मोटिव लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है. उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. लेकिन अब देखो, अगर एनपीओ बनाया जाता है, एनपीओ का पहला तो एक पॉइंट ये क्लियर मैं कर दूं, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही एनपीओ बनाने में हेल्प करेगी. प्राइवेट लोग भी मिलके एनपीओ बना सकते हैं, गवर्नमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन करा के उस ऑर्गेनाइजेशन का वो एनपीओ की तरह उसको चला सकते हैं. अब देखो, जब एनपीओ बनाया जाएगा तो इनकम भी आएगी, एक्सपेंसेस भी होंगे. प्रॉब्लम यह आती है कि इनकम कहाँ से होगी, कौन से एक्सपेंसेस होंगे. उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है. देखो, एक तो पॉइंट हमें क्लियर होता है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. इनका मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना है. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो पार्टनर्स हैं या कोई ओनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, सिंगल अगर पर्सन बिजनेस चला रहा है. लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, वो कैपिटल फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड में पैसा जितना भी कलेक्ट होता है उसको आगे यूज़ करते रहते हैं. तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं. नॉर्मली अगर हम लेके चलें तो देखने में एक जैसे आते हैं. जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. और एनपीओ में आपको मिलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इनके बारे में भी आगे भी पढ़ते हैं. तो इनका जो अगर हम दोनों में डिफरेंस लेके चलें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका मेन मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, इसमें क्या था कि इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं. नॉर्मली हम लेके चलते हैं किसी का भी अगर बिजनेस है तो इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं. तो जो डिफरेंस आता था वो होता था प्रॉफिट या लॉस. सेम ऐसे ही एनपीओ के अंदर भी इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे. जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक पार्ट है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम भी दिखाई जाएगी, एक्सपेंसेस भी दिखाई जाएंगे. अब इनकम भी होगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, तो डिफरेंस सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं हम नॉर्मली. तो उस सरप्लस और डेफिसिट को जो ये पर्सन्स हैं एनपीओ के, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उनका जो प्रॉफिट आता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. लेकिन एनपीओ के अंदर जो भी डिफरेंस आता है, इनकम अगर ज़्यादा आती है तो सरप्लस आता है, अगर इनकम कम आती है तो डेफिसिट आता है. इस सरप्लस को या डेफिसिट को ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट या रिटर्न ऑफ नहीं करते, इसको आगे के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं. तो मेनली जो डिफरेंस था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि इनका मेन मोटिव, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दोनों के अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं.
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के अंदर हम पीछे पढ़ा भी है हमने। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहला आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको गिवन होगा, क्योंकि एनपीओ का देखो क्या है कि पैसा आना है और पैसा जाना है। कहाँ से पैसा आना है और कहाँ जाना है ये हम आगे भी पढ़ते हैं। अब पहले हमें ये अकाउंट मिलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद आप तैयार करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाए जाते हैं, लेकिन उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल देते हैं। और सेम जैसे हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे भी हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि वहाँ हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते थे, यहाँ हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसे है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, तो आज की क्लास में हमने वही टॉपिक कवर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो है रियल अकाउंट। +1 क्लास के अंदर हमने पढ़े थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है वो है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका हम फॉर्मेट देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लगभग कैश अकाउंट की तरह से ही है। जैसे कैश बुक में हम क्या दिखाते थे, जब हम कैश अकाउंट +1 में तैयार करते थे कि पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, मीन्स रिसिप्ट सब इधर आती थी और पेमेंट इधर आती थी। बस प्रॉब्लम जो है, डिफरेंस क्या है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में डिफरेंस क्या है कि कैश अकाउंट या कैश बुक हम तैयार करते थे, कैश बुक के अंदर हम कैश कॉलम, बैंक कॉलम दोनों लेके चलते थे, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम एक ही कॉलम लेके चलेंगे, रिसीट एंड पेमेंट। तो कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन यही दिखाई जाएंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आ रहा है वो सब डेबिट साइड में आएगा, जो पैसा जा रहा है वो सब कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले जो ये तैयार होता है, जो इसका बैलेंस लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक का बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है कैश और बैंक बैलेंस के बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस से। कैश और बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है उससे रिसीट एंड पेमेंट तैयार होता है। उसके बाद जितना भी रिसीट है वो सब इधर आ जाएगा, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट प्लस कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। अब रेवेन्यू नेचर इन द सेंस जो इनकम रूटीन में मिल रही है वो भी यहाँ लिखी जाएगी, जो इनकम आपको रूटीन में नहीं मिल रही, कुछ टाइम लंबे टाइम के बाद मिली है, वो भी यहाँ आएगी। फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरी आ रही है, कमीशन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रही है, अभी हम आगे पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, डोनेशन रिसीव हो रही है, वो सब कहाँ लिखी जाएगी? इस साइड। अगर आपने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, अब देखो डोनेशन आ रही है या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो रूटीन नेचर की इनकम होगी, रेवेन्यू नेचर की। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग सेल कर दी, बिल्डिंग सेल करी है, लंबे टाइम के बाद इनकम हुई है, वो भी यहाँ लिखी जाएगी। वो कैपिटल नेचर की आइटम है, वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है कैश और बैंक बैलेंस के, जो भी आपको बैलेंस दिया होता है उन बैलेंस से स्टार्ट होता है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की जो रिसीट्स हैं सब डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की जो पेमेंट्स हैं वो सब कहाँ लिखी जाती हैं? क्रेडिट साइड में। और ये साइड बड़ी आएगी, हमेशा ये साइड बड़ी मिलेगी। ये साइड माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये किसका बैलेंस बचेगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। ये बैलेंस आपको गिवन भी हो सकता है और ये बैलेंस आपको कैलकुलेट करना भी आ सकता है, ये बैलेंस की फिगर आ जाएगी। नॉर्मली पहले क्या होता था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी आती थी, लेकिन अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं, 2 साल पीछे जो पेपर आया था CBSE बोर्ड का, उसके अंदर ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ गया था। 6 मार्क में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आया था। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। हमारी बुक का जो फर्स्ट सम है वो सेम यही दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है कैश और बैंक के बैलेंस से। आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है, कितने भी साल का आ रहा है, वो सब डेबिट में लिखा जाएगा। आपने कहीं की भी पेमेंट की है, कितने भी साल की पेमेंट की है, चाहे आपने प्रीवियस ईयर की पेमेंट कर दी, चाहे आपने नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी, चाहे आपने करंट ईयर की पेमेंट कर दी, वो सब कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो इसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पास बचेगा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सेकेंड अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है
देखो नेम से आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन इनकम आपकी इधर दिखाई जाएगी सब और एक्सपेंसेस सब आपके डेबिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो किस तरीके से है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो सब इनकम आप इधर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर इधर दिखाएंगे, लेकिन इनकम दिखाएंगे ओनली करंट ईयर की, और वो भी कौन से नेचर की, रेवेन्यू नेचर की। ऐसी एक्सपेंसेस आप दिखाएंगे करंट ईयर के, वो भी कौन से, रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, पेड प्लस अनपेड दोनों ही आएंगे। ऐसी ये इनकम भी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों आ जाएगी। मतलब जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ आपको वही इनकम दिखानी है जो रिसीव हुई है, पेमेंट वही दिखानी है जो आपने पे करी है। चाहे आपने प्रीवियस ईयर की इनकम रिसीव कर ली, एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के पे कर दिए, चाहे आपने नेक्स्ट ईयर की इनकम रिसीव कर ली, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी है किसी भी एक्सपेंसेस की, वो सब यहाँ दिखाई जाएगी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने सिर्फ करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंसेस दिखाने हैं, वो भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर के, वो भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। हाँ, इनकम आपको रिसीव हुई है नहीं हुई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी करंट ईयर की चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इनकम हमें रिसीव हो गया, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया 11 मंथ का, तो आप दिखाएंगे। 1 मंथ का इंटरेस्ट पेंडिंग है, अक्रूडिंग इंटरेस्ट है, वो भी दिखाया जाएगा। सेम इधर से अगर हम लेके चलें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब हमने 11 मंथ के रेंट पे कर दिया, 1 मंथ का रेंट पेंडिंग आउटस्टैंडिंग है, वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। मतलब आपने जो पे कर दिया वो भी दिखाया जाएगा, जो नहीं पे किया वो भी दिखाया जाएगा, लेकिन सिर्फ करंट ईयर का। ऐसे ही अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट कर दी या कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, तो वो यहाँ से माइनस कर दिए जाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ 1 ईयर का ही, करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शंस जो आइटम्स है वही शो करनी है। तो जो इनकम जो हमारे अकाउंट हैं, यहाँ है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको मिलेगा। पेपर में ये भी बनाना आ सकता है, लेकिन जितने भी सम्स हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट सम को छोड़ के 6-7 सम्स के बाद आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है। एक आती है बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा है, +1 में भी बनाई है, +2 के अंदर भी हमने बैलेंस शीट तैयार करी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जितनी भी एसेट्स हैं बिजनेस की वो सब लिख दी जाती हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सब लिख दी जाती हैं। लेकिन जो पहले हमने बैलेंस शीट बनाई है, वहाँ हम कैपिटल लिखते थे, सिंगल पर्सन ओनर जो ओनर है बिजनेस का या पार्टनर्स ओनर है उनकी कैपिटल लिखी जाती थी। यहाँ कैपिटल लिखी जाएगी, लेकिन उसका नेम कैपिटल फंड हो जाता है। वो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सम करेंगे, पूरे बड़े सम्स जो आएंगे बैलेंस शीट बनाने वाले, तो जब उनके अंदर करेंगे बड़े सम इन द सेंस जहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी आती है, तो वहाँ अच्छे से सीखेंगे कि जो बैलेंस शीट का डिफरेंस आता है लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल फंड किस तरीके से लिखना है। तो जो फॉर्मेट थे हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने आपको बताया। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन से नेचर की आइटम कौन से अकाउंट में आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इन द सेंस, अगर हिंदी में लेके चलें, चंदा। मतलब जो भी अगर एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं, या कोई भी पर्सन अगर एनपीओ बनाता है, तो सबसे पहले जो उसको इनकम रिसीव होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स मिलके एनपीओ बनाते हैं, तो मेंबर हर मंथ या एवरी 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ के बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं एनपीओ को। तो सब्सक्रिप्शन इन द सेंस चंदा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम मानी जाती है। डोनेशन, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ की इनकम मानी जाती है। अब डोनेशन 2 तरीके से मिल सकती है, क्योंकि देखो जो एनपीओ है वो डोनेशन सब्सक्रिप्शन इन पे ही चलने वाली है। हमें बाहर से पैसा आएगा, लोग हमें सब्सक्रिप्शन डोनेशन देंगे, तो वो पैसे को यूज़ करके हम आगे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो 2 तरीके से डोनेशन हो सकती है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन आपको जनरली दी जाती है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन दी जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने मैच फंड, टूर्नामेंट फंड बनाए हुए हैं, फंड्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने डोनेशन मांगी हुई है अपने एनपीओ के लिए, तो उसी पर्पस के लिए जो मुझे डोनेशन मिलेगी वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी, और वो उसी पर्पस के लिए ही यूज़ की जा सकती है, स्पेसिफिक डोनेशन। और ये आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जनरल डोनेशन इनकम हो जाती है, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी बन जाती है। लाइफ मेंबरशिप फीस,
मतलब आपने जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 20 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर थे हमारे एनपीओ के, तो उनमें से हमने मेंबर्स को बोला है कि आप एक अमाउंट पे करके आप अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस ले सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट वो हमें पे करेंगे और पूरी लाइफ के लिए एनपीओ के मेंबर बन जाएंगे। तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। लेगेसी, अगर कोई पर्सन अपनी वसीयत हमारे नाम करता है, मतलब एनपीओ के नाम करता है, अगर कोई पर्सन अपनी वसीयत, मतलब वसीयत को लेगेसी बोलते हैं, तो किसी पर्सन ने अपनी लेगेसी नेम सारी उसके दे दिया है, उसके नेम कर दिया है एनपीओ के नेम, तो वो एनपीओ की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। लेगेसी मतलब वसीयत। एंट्रेंस फीस, अगर कोई पर्सन हमारे एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसे हम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, वो इनकम हो जाती है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इसमें मतलब क्या आता है कि आपने अपने एनपीओ में किसी गेस्ट को बुलाया, कोई चीफ गेस्ट को बुलाया, उसको आपने सम्मानित किया, किसी भी तरीके से उसको सम्मानित किया है, इन कैश, बाय कैश पेमेंट देके, या कोई गिफ्ट देके, कोई शील्ड देके, या कोई भी गिफ्ट आइटम दिया, तो वो पेमेंट टू ऑनरेरियम आ जाता है। एंडोमेंट फंड, ये हमारे लिए कैपिटल रिसीट है। एंडोमेंट फंड होता है कि एनपीओ को कहीं से कोई बुके रिसीव हुआ है या कोई गिफ्ट आइटम रिसीव हुई है, तो ये कैपिटल नेचर की आइटम है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। जितने भी फंड्स हैं वो सब लायबिलिटी बनेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, उससे आपको बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी आएगी जब हम चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें जब अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यही दिया हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से तैयार करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो दिया हुआ है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ये किस साइड आएंगी। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने पहले भी नेचर पढ़ा था कि रियल अकाउंट होता है इसका नेचर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इधर हमारे पास आएंगी सब रिसीप्ट्स और इधर हमारे पास आ जाएंगी पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम देखते हैं डेबिट साइड में सब रिसीट्स आएंगी और क्रेडिट साइड में सब पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, जितने भी पेमेंट है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश और बैंक बैलेंस के जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश का बैलेंस, एंड इसी के साथ ही लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक बैलेंस। तो ये डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद अब हमें जो पैसा रिसीव हो रहा है वो डेबिट में लिखते जाना है, जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में लिखते जाना है। अब देखो बड़ा इजी है, लिखना ही है सिर्फ सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। अब सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था कि चंदा, एनपीओ की जो मेन इनकम मानी जाती है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो ये सब कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट साइड में। अब देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन 3 ईयर की दी हुई है, 31 मार्च 2018, 19 एंड 20। तो तीनों साल की ही सब्सक्रिप्शन लिखी जाएगी। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते तो आपको इसमें से करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लिखनी थी, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको तीनों सालों की जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखी जाएगी। आपको वही लिखनी है, तीनों साल की सब्सक्रिप्शन, और वो भी डेबिट साइड में। डोनेशन रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है डेबिट साइड में। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन, अब एक डोनेशन आपको मिली है सिंपल, वो जनरल डोनेशन है। एक पेविलियन के लिए डोनेशन मिली है। पेविलियन होता है कि जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहाँ प्लेयर्स बैठते हैं तो वो पेविलियन स्टैंड बोला जाता है। तो उसके लिए अगर हमें कोई डोनेशन मिली है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि पर्टिकुलर आइटम के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिली है। ये भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो क्रेडिट साइड। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये क्रेडिट साइड आएगी। रेंट पेड, ये भी क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, आप पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड इनकम होगी। फर्नीचर परचेज किया है, क्रेडिट साइड। सेल ऑफ ऑल फर्नीचर, आपने 4000 का फर्नीचर सेल कर दिया, 6000 का फर्नीचर 4000 में सेल किया है, आपको 4000 अमाउंट जो रिसीव हुआ वही शो करना है डेबिट साइड में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये कहाँ आ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये पैसा रिसीव हो गया, डेबिट में आएगा। सैलरी एंड वेजेस क्रेडिट में, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हो गए। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5000, टोटल एक्सपेंसेस है 25000, उसमें से आपने 5000 पे ही नहीं किए, अनपेड है, तो वो कहाँ शो करेंगे, अनपेड कहीं शो नहीं करने, आपको सिर्फ 20000 शो करने हैं जो आपने पे किए हैं क्रेडिट साइड में। अब कैश इन हैंड और डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन तो कहीं आनी ही नहीं है, क्योंकि ना तो पैसा आया ना गया,
कैश इन हैंड दिया हुआ है, आपने सब रिसिप्ट यहाँ लिखनी है, पेमेंट जितनी भी थी वो सब यहाँ लिख दी। तो इनको टोटल करके ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा, कैश हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो तो आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन जो डिफरेंस बचेगा वो क्या बचेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो बैंक का बैलेंस बचेगा। आपको ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख के दिखानी है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बड़ा इजी है, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। तो फर्स्ट सम के अंदर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना दिया हुआ था। नेक्स्ट सम हम देखते हैं जिसके अंदर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मेट देखते हैं अच्छे से कि उसको किस तरीके से तैयार करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बेस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक के साथ मैच करेंगे। मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा कौन सी आइटम वहाँ लिखी जाएगी और कौन सी नहीं लिखी जाएगी। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स हैं तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो बनाना है, यहाँ लिखा हुआ ऊपर, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 इन द सेंस 18 को स्टार्ट हुआ, 19 को कंप्लीट हुआ। तो आपको सिर्फ इसी ईयर की सब्सक्रिप्शन बुक्स में दिखानी है, बाकी जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखानी। तो आपको 17, 18 और 19, 20 ये 2 सब्सक्रिप्शन नहीं दिखानी। 17, 18 की सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी और 19, 20 की जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इसलिए वो इनकम में हम यहाँ शो कर देंगे करंट ईयर की। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट साइड इधर आती है, पेमेंट इधर, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम इधर आती है, एक्सपेंसेस इधर, क्रॉस बनते हैं। तो जितनी भी रिसीट है रेवेन्यू नेचर की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से वो इधर लिखी जाएंगी और जो पेमेंट है वो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी, करंट ईयर की, रेवेन्यू नेचर की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। अगर आपको सिंपल डोनेशन मिलती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं की जाएगी, तो यहाँ आपको शो नहीं करनी। एंट्रेंस फीस इनकम है तो वो दिखा देंगे हम। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, ये आपकी लायबिलिटी है, ये यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको लंबे टाइम के लिए इनकम रिसीव हुई थी तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, कैपिटल रिसीट की नेचर है तो यहाँ शो नहीं करनी। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद लॉकर्स रेंट, ये भी हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और अब पेमेंट साइड से देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, बुक्स में आ जाएंगे। लाइटनिंग ये भी आ जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेज एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं तो ये डेबिट साइड में शो कर दिए जाएंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर, अब आपने फर्नीचर परचेज किया या आपने एसेट परचेज किया है, ये आपको यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखानी, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपकी एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाई जाएगी। और उसके बाद हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, ये कैश और बैंक के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी। तो आपने रेवेन्यू नेचर की इनकम इस साइड दिखानी है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस यहाँ दिखाने हैं। दोनों साइड का टोटल देख लीजिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल है तो सरप्लस आएगा, जैसे इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो सरप्लस आ गया। अगर डेबिट साइड का टोटल है ज़्यादा है तो डेफिसिट बचेगा। मतलब यहाँ आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखना वर्ड, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड लिखना है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिसिट। नेक्स्ट हम देखते हैं हम थर्ड सम में दिया हुआ है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। एंट्रेंस फीस का आपको बताना है कि कहाँ कहाँ दिखाई जाएगी। एंट्रेंस फीस नॉर्मली हमारी इनकम होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, लेकिन अगर आपको एंट्रेंस फीस अलग अलग केसेस जो दिए हुए हैं कि रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव 120। एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हुई है 1,20,000। तो एंट्रेंस फीस जो हमें रिसीव हुई है वो हमारी इनकम है, वो कहाँ दिखाई जाएगी, इनकम साइड में। केस 2, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव 1,20,000। इट इज अ पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज ए रेवेन्यू रिसीव्ड। पहले पॉइंट में हमें कुछ बताया नहीं था तो उसको हमने नॉर्मली रेवेन्यू इनकम लेके चला। सेकंड पॉइंट में उसने हमें बताया कि जो एंट्रेंस फीस है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है तो वो इनकम में ही दिखाई जाएगी। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है,
ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000. इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज ए कैपिटल रिसीट. तो कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है आपको एंट्रेंस फीस को, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी. जब रेवेन्यू रिसीट है, कोई भी अगर आपकी इनकम रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम है, और कैपिटल रिसीट है तो आपकी लायबिलिटी है. फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000. अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज. 30% आपको जो इनकम है वो आपकी कैपिटलाइज करनी है, तो 30% है वो आपकी कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में, और जो रिमेनिंग बच गई है वो कहाँ चली जाएगी, जो रेवेन्यू रिसीट है वो इनकम में चली जाएगी. जो कैपिटल नेचर की है वो लायबिलिटी, और रेवेन्यू नेचर की वो लायबिलिटी बन जाएगी. उसके बाद आपके पास आती है फंड बेसिस अकाउंटिंग. मींस बिजनेस में जितने भी आप इनकम रिसीव करते हैं, लॉन्ग टर्म की इनकम, तो उनका हम क्या बनाते हैं, फंड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एनपीओ के अंदर मैच फंड बनाया हुआ है, टूर्नामेंट फंड बनाया हुआ है, मतलब किसी भी तरीके का आपने कोई फंड तैयार किया हुआ है. हम लोग नॉर्मली जो एनपीओ में अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, फंड बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करते हैं. जितने भी इनकम आती है उनके फंड्स तैयार कर लेते हैं. तो उस फंड से रिलेटेड इनकम क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं. मतलब आपको, और ये जो फंड है ये टोटल जो है वो कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में. मतलब आपको इनकम अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखानी. अगर किसी फंड से रिलेटेड इनकम रिसीव हुई है तो वो कहाँ चली जाएगी, लायबिलिटी. जो फंड है वो लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे. उस फंड से रिलेटेड इनकम वो सी लायबिलिटी फंड में प्लस हो जाएगी, और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. जैसे फोर्थ सम हम देख रहे हैं. फोर्थ सम में हमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट. तो हमें इसको शो करना है कि कहाँ शो करेंगे, तो स्पोर्ट्स फंड जो है वो हमारे कहाँ दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट में. तो सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट्स फंड आपको दिखाना है लायबिलिटीज़ में. जितने भी फंड हैं वो सब लायबिलिटी में जाएंगे. स्पोर्ट्स फंड हमें दिया हुआ है 5 लाख, और स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है हमें, वो भी 5 लाख. तो वो कहाँ दिखाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है तो वो एसेट साइड में दिखाई जाएगी. ठीक है. और उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो जाएगा. अब इंटरेस्ट देखो हमें कितना मिलना चाहिए था, 5 लाख के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पूरे ईयर का एक्रूड होता था 10%, ड्यू होता था 10%, 50,000. 5 लाख में इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए था 50,000, लेकिन जो फंड हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना हुआ, 37,500. अब इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था 50, रिसीव हुआ है 37,500. हम अपनी इनकम तो 50 लेके चलेंगे. जो 12,500 इंटरेस्ट अभी नहीं मिला वो एसेट साइड में दिखा दिया जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट 12,500. हमें टोटल इनकम दिखानी है, टोटल इंटरेस्ट दिखाना है. आपको इंटरेस्ट ड्यू होता था 5 लाख का 10% 50,000, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 37,500. तो 12,500 एक्रूड हो जाएगा और टोटल इंटरेस्ट दिखाया जाएगा 50,000. इनकम प्लस कर दी. अब डोनेशन मिली हुई है स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 1,20,000. और स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, अब देखो यही पॉइंट सीखने वाला है. मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स फंड ना दिया होता और ये स्पोर्ट्स प्राइजेस दिए होते, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, तो ये आप एक्सपेंसेस में लिखते. अब स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, तो उसी फंड में से माइनस करेंगे 1 लाख. मतलब आपको स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस में दिखाने की जरूरत नहीं है. जैसे पिछले समय में आया था कि आपको डोनेशन मिली है किसी बिल्डिंग के लिए, पवेलियन के लिए, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड, वो लायबिलिटी में यही दिखाए जाते हैं, उनको इनकम में नहीं दिखाया जाता. और एक्सपेंसेस हो गए कुछ आपके ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस. अगर हमें फंड ना दिया होता तो ये एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड. अभी फंड दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको यहीं से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 5,55,000. तो आपने एक ही चीज़ ध्यान देनी है, जो स्पोर्ट्स फंड बनाया गया था वो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, उससे रिलेटेड इनकम प्लस कर दी जाएगी, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएंगे. अब मान लो ऐसा हो जाता कि स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है आपको 5 लाख, लेकिन एक्सपेंसेस हो गए 5,50,000. ध्यान से यहाँ तो देखो एक्सपेंसेस कम थे, इनकम ज़्यादा थी, तो यहीं दिखा दिया. अगर ऐसा होता कि स्पोर्ट्स फंड ज़्यादा होता, कम होता, स्पोर्ट्स फंड कम होता, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते, तो उस केस के अंदर हम क्या करते, जितना हमें फंड दिया हुआ है उतना फंड जीरो कर देते,
मतलब एक्सपेंसेस होते हैं 5,50,000, फंड दिया हुआ था 5 लाख, तो आप लिखते हैं स्पोर्ट्स फंड 5 लाख, एक्सपेंसेस 5 लाख, तो जो फंड हो जाता है वो हो जाता है 0, और जो एक्स्ट्रा 50,000 एक्सपेंसेस हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दिए जाते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस किसी भी फंड से ज़्यादा हो जाते हैं तो जितने एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाएंगे, और जो जितना फंड था वो एक्सपेंसेस के साथ सेट ऑफ करके 0 कर दिया जाएगा। तो आपने जो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था यही था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और फंड बेसिस अकाउंटिंग में आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है, फंड से रिलेटेड इनकम जो फंड है वो सब लायबिलिटी में दिखाई जाएंगे, उससे रिलेटेड इनकम प्लस कर दी जाएगी, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सब्सक्रिप्शन।